नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा पर स्वागत है। आज का विषय जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है कि एक बड़ी कॉमनली यूज दवाई जो हमारे को ओवर द काउंटर भी मिल जाती है, जो हम सब लोग केमिस्ट से अपनी एसिडिटी के लिए लेते रहते हैं, जो इस ग्रुप में आती हैं पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, ओमिप्राजोल। क्या ये लेनी उतनी सेफ़ हैं जितनी हम जिस तरीके से लेते हैं? ये विषय मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि जब से ये मेडिसिन आई हैं इनका प्रयोग दुनिया भर में बहुत तेज़ी से बढ़ता गया है। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जो हैं FDA की, उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि इनका कोर्स साल में 3 बार तक लिया जा सकता है और जब भी आप लेंगे 2-2 हफ्ते तक लिया जा सकता है। जबकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि लोग इसका यूज़ लगातार अनजुडिशियसली करते रहते हैं बिना सोचे कि ये कोई साइड इफ़ेक्ट कर सकती है या नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक मैं आप सबके सामने लाऊं ताकि आपको पता लगे कि PPIs यानी कि पेंटाप्राजोल ग्रुप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो होते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं है। कि सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ लिटरेचर में है। सबसे पहले तो ये है कि ये एसिड का बनना बंद कर देती या कम कर देती हैं, और एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितने नॉन वेजिटेरियन कार्निवोरस जानवर होते हैं उनके एसिड का pH हमसे इंडियंस हिंदुस्तानियों से या पूरी दुनिया के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे कम होता है। यानी कि एक शेर हो गया, एक चीता हो गया, एक हाइना हो गया, इनका एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो हड्डियाँ तक खा जाता है। जबकि ह्यूमन बींग्स का एसिड काफ़ी होता है, इसका pH 0.8 to 3 होता है। तो ये एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसका काम होता है उन बैक्टीरिया को मारना जो हम अपने खाना खाने के साथ ले रहे हैं। अगर हम ये बैक्टीरिया नहीं मार पाएंगे तो ये बैड बैक्टीरिया हमारी आंत में जाकर हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को कम करते जाते हैं। सबसे पहले तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। ये हमारे गैस्ट्रोइसोफेगल को जो LES होता है उसको लूज़ कर देते हैं। उससे एसिड हमारे छाती में चढ़ जाता है। रात को सोते हुए ये रिफ्लक्स से वाटर ब्रैश होता रहता है और ये ओल्ड रिफ्लेक्स होने की वजह से ये हमारे गले में जाकर वहाँ इन्फेक्शन कर सकता है। कितने केसेस जिनको हम ब्रोंकाइटिस का सोचते हैं, कितने केसेस जिनको हम आस्मा का सोचते हैं, वो आस्मा ना होके गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स के GERD के होते हैं और हो सकते हैं। फिर दूसरा ये है क्या है कि ये अगर क्रॉनिक रिफ्लक्स रखेंगे तो ये हमारे लंग्स तक जाकर हमारे लंग्स को ख़राब कर सकते हैं। और न जाने कितने केसेस जिनको हम इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं वो इसके हों, ये हम जानते नहीं। क्योंकि अब नया क्या आ रहा है कि अगर हम बहुत ध्यान से स्टडी करके देखें तो हमारे गले में, हमारे लंग्स के अंदर कई बार पेप्सिन मिलता है जो वहाँ बना नहीं होता। ये पेप्सिन एसिड के साथ हमारी फूड पाइप से ऊपर होते हुए हमारे गले में आ जाता है, जिसको लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लेक्स कहकर पुकारा जाता है। तो एसिड कम बनने से जो ये स्फिंक्टर होता है लोअर ईसोफेगस का, ये खुल सकता है और ये एसिड नीचे जाता है। ये क्या क्या नुकसान कर सकता है? सबसे तो पहले, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि पेप्सिन जिसका काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, वो बन नहीं पाती पेप्सिनोजन से पेप्सिन, क्योंकि उतना एसिड नहीं होता। तो सारा बॉडी सिस्टम ख़राब हो जाता है, हमारे मसल्स शिथिल हो जाते हैं और उनमें वो एनर्जी नहीं रहती। फिर ये जब एसिड नीचे जाता ही नहीं तो बुरे बैक्टीरिया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, जिसको स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहते हैं। उससे हमारे पेट में ब्लोटिंग, गैसियस फीलिंग आती रहती है और एसिडिटी होती रहती है, एसिडिटी की फीलिंग आती रहती है और बदहज़मी रहती है, अफारा सा फील होता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि जो अच्छे बैक्टीरिया जिनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो इनसे क्या क्या नुकसान होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं B12 का। B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत होती है, जिसको
इंट्रिंसिक फैक्टर के बाद ये एब्जॉर्ब होता है B12 और इसकी एक्टिवेशन के लिए एसिड की ज़रूरत होती है। जब एसिड पूरा नहीं बन रहा होता तो B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। B12 की डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज होते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, लूज मोशन लग सकते हैं। दूसरे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस एक नॉन साइड इफ़ेक्ट है क्रॉनिक यूज़ ऑफ पेंटोप्राज़ोल जैसी दवाइयों से। फिर मैग्नीशियम की कमी आ सकती है। मैग्नीशियम हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण एक न्यूट्रिएंट है जिसका काम होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को ठीक करना। और हमारे सारे क्रिटिकल केयर के डॉक्टर जानते हैं कि अगर वेंटिलेटर पे पेशेंट है और वो वीन ऑफ नहीं हो पा रहा तो ये जनरली मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से हो सकता है और हम मैग्नीशियम टेस्ट कराते हैं। हमारे सारे ऑप्स गाइनी वाले डॉक्टर जानते हैं कि अगर सीजर्स हो रहे होते हैं प्री एक्लेम्प्सिक टॉक्सीमिया से तो उसमें भी हम एक्लेम्प्सिया में तो हम ये मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं। और ये मैग्नीशियम अगर कम हो जाता है तो ये हमारे हार्ट के रिदम को गड़बड़ कर सकता है और हार्ट के एरिदमिया पैदा कर सकता है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट नोन हैं जो मैग्नीशियम के, और ये सारे मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का नोन है हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में कि ये पेंटोप्राज़ोल वगैरह से हो सकता है। तो ये सब बातों का एक नॉलेज सारे एक लेमैन को होना चाहिए। दुख इस बात का है कि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, जिससे कि प्रयोग इतना ज़्यादा PPIs का बढ़ चुका है पेंटोप्राज़ोल के ग्रुप ऑफ दवाइयों का कि अब तक जब से ये इंट्रोड्यूस हुए हैं दुनिया में 1989 से लेकर अब तक इसका यूज़ बढ़ता गया है। और पहले 3 या 4 अगर ड्रग ग्रुप्स को देखें तो पेंटोप्राज़ोल ग्रुप यूज़ किया जाता है, जबकि WHO ने ये US FDA ने स्पेसिफिकली कह रखा है कि इसका यूज़ अगर हमने करना है तो हम स्पेसिफिक इंडिकेशन में करें। जैसे कोई पेप्टिक अल्सर डायग्नोज है, अगर कोई H पाइलोरी इन्फेक्शन डायग्नोज है जो अल्सर बना रहा है, तो इसका यूज़ एक स्ट्रिक्ट टाइम के लिए 4 से 6 हफ्ते तक करें। और अगर आप अपनी एसिडिटी को ठीक करने के लिए भी करना चाहें तो कभी भी 2 हफ्ते से ज़्यादा ना करें और साल में 3 बार से ऊपर इसका यूज़ ना करें। तो मैंने सोचा ये वाली बात भी सब लोगों को बता दी जाए ताकि उनको पता हो कि अगर वो कोई दवा खा रहे हैं तो वो इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानकर फिर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेकर अपने लिए इलाज लें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के छोटे छोटे अपडेट जो आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे मैं आपको देता रहूँगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ नॉलेज बढ़ी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अबव ऑल ऐसी दवाइयों को जिसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में पता ना हो OTC प्रोडक्ट समझ के केमिस्ट से अपने आप लेकर ना खाएं और अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर सलाह ले लें। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।